हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आबकारी और परिवहन आरक्षी परीक्षा के लिए क्लासेज आप लोगों को निरंतर उपलब्ध हो रही हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर पढ़ रहे होंगे और लगातार अपना रिवीजन कर रहे होंगे। साथ ही दोस्तों, आयोग द्वारा कल एक संवाद जारी किया गया जिसमें आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आयोग पहले फिजिकल कराने के मूड में है और 11 जनवरी से आप लोगों का फिजिकल होना है। मैंने आपको पहले ही चेता दिया था, सचेत कर दिया था कि आप दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए। ठीक है, देखो यदि आपका 11 से फिजिकल होता है तो हो सकता है आपका 31 जनवरी को ही एग्जाम होगा और पूरी पूरी संभावना है कि 31 जनवरी बहुत से बहुत देखो 10-15 दिन का और समय मिल जाएगा, उससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप लोग दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए और दोनों चीजें लगभग एक साथ ही आपको हो जाएंगी, ज्यादा अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को मजबूत करिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से और अपना फिजिकल, थोड़ा बहुत फिजिकल पे भी फोकस कीजिए। जिसका ठीक है, जिसका मतलब फिजिकल ठीक ठाक है वो थोड़ा और बेहतर करें, जिसका उतना नहीं है थोड़ा बहुत आप लोग अतिरिक्त आजकल दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी छोड़ना नहीं है क्योंकि पढ़ाई आपके फिजिकल के जस्ट 20 दिन बाद आपके जो रिटर्न होना है 31 जनवरी डेट है, लेकिन बहुत से बहुत यदि पीछे भी जाएगा तो 15 फरवरी तक जाएगा, उससे ज्यादा पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने बराबर लेके जानी है आगे को। तो बाकी सब चीजें आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। और साथ ही देखो, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि पोस्टें कम हैं इधर उधर। ठीक है, तो देखो पोस्टें कम नहीं है, अपनी सोच को बड़ी बनाओ। आप एक पोस्ट चाहिए, आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, ना कि बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी पोस्टें केवल आपको तभी देखने को मिलेंगी जब पुलिस की भर्ती आ सकती है, यदि भविष्य में आती है 1500 पदों पर, तब आपको बहुत ज्यादा पोस्टें देखने को मिलेंगी। लेकिन बाकी अन्य जो भी भर्ती आएंगी वहां पर सबको ऐसी पोस्टें मिलती है। ठीक है, कैटेगरी वाइज बढ़ जाती है, तो हर किसी की पोस्टें ऐसी रहती है, कम कम ही रहती हैं। तो आपको केवल एक पोस्ट चाहिए और आपने इसी एक पोस्ट के लिए तैयारी करनी है। यदि एक पोस्ट भी आते ना तो आप तब भी उसके लिए फॉर्म भरते और आपने उसको लेने का प्रयास करना है। ठीक है, तो अपने आप को इस काबिल बना दो कि आप एक पद के लिए अप्लाई करो और उसको हासिल करके रहो। ठीक है, तो ये ना सोचें कि ज्यादा पद आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन एक पोस्ट में भी हो सकता है। बस आपकी मानसिकता सुदृढ़, ठीक है, और इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए और आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसे आप एकदम मजबूती से और पूरी लगन के साथ आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो आप लोग फिजिकल और रिटन दोनों बराबर रखिएगा, बिल्कुल भी एक चीज पर भी ज्यादा भार न करें, तो हो सकता है आपका दूसरा पार्ट छूट जाए। तो दोनों को आपने बराबर लेके चलना है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। देखो आज है हमारा कुड़िंद मुद्राएं। कुड़िंद मुद्राएं दो प्रकार की थी। ठीक है, एक थी पूर्ववर्ती, एक थी परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती क्या थी, मतलब पहले की, परवर्ती यानी कि पश्चात की। दो भागों में हमने बांटा। एक कुछ समय से पहले, वो विशेषता क्या थी अभी देखते हैं, एक कुछ समय के पश्चात। ठीक है, माना ये एक टाइम पीरियड है, इससे पहले की पूर्ववर्ती, पश्चात की जो परवर्ती। ठीक है, तो पूर्ववर्ती इनकी विशेषता क्या थी, इनमें कुड़िंद नाम अंकित था। ठीक है, कुड़िंद नाम अंकित था। ठीक है, तो कुड़िंद नाम इनमें अंकित था और साथ ही ताम्र थी। ठीक है, ताम्र धातु की थी, प्लस लिपि क्या थी इनकी, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ताम्र धातु और ब्राह्मी लिपि इनकी थी और इनमें कुड़िंद नाम अंकित था। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि तत्समय कुड़िंद क्या रहा होगा, एक स्वतंत्र राज्य रहा होगा, क्योंकि मुद्राएं कौन जारी कर सकता था, जो स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, तो इन मुद्राओं से एक अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में कुड़िंद क्या रहा होगा, एक स्वतंत्र राज्य रहा होगा। और ये मुद्राएं ताम्र धातु की थी और ब्राह्मी लिपि की थी। ठीक है, तो पूर्ववर्ती कुड़िंद मुद्राओं में कोई खास पॉइंट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। देखो परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं, इनकी विशेषता क्या है, इनमें एक के पश्चात एक शासकों के नाम मिले हैं। ठीक है, शासकों के नाम मिले हैं, ये अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए हैं, अलग अलग राजाओं के नाम मिले हैं और इसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उस काल में, कुड़िंद काल में कहाँ कहाँ तक उसका राज्य विस्तारित था। ठीक है, शासकों की स्थिति क्या थी, उनके नाम क्या थे, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इन मुद्राओं के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो देखो इसमें पहला जो प्रकार था अमोघ भूति प्रकार, कौन सा हो जाएगा, अमोघ भूति। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा था इसमें, अल्मोड़ा प्रकार। सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं ये दो ही पूछे जाते हैं। ठीक है,
एक अमोघभूति प्रकार और दूसरा अल्मोड़ा प्रकार। तीसरा क्या था? छत्रेश्वर प्रकार। छत्रेश्वर प्रकार। देखो आज से आप लोगों की तैयारी करने की स्पीड दोगुनी हो जानी चाहिए। जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपने प्रतिदिन उसको करना है और साथ ही अपने फिजिकल पर भी फोकस करना है, ठीक है। तो कल संडे है, संडे आप लोगों की ये क्लास ऑफ रहेगी, लेकिन इसके बदले जो आपको क्लास मैं शाम को लाइव रात्रि को लगभग 8 बजे के आसपास में आपको समय पहले दे दूंगा, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और उनका पूरा सॉल्यूशन भी हम देखेंगे उसमें। तो 50-60 कम से कम महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे जो आपने रिवीजन किया है, उसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जो आपने पहले रिवीजन, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है और जो क्लास में बताया, इसका रिवीजन तो होगा ही होगा, साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने संडे को पूरा रिवीजन करना है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा संडे को आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो हर संडे आपको रिवीजन का मौका मिलेगा, साथ ही लाइव क्लास के जरिए आपको क्वेश्चन आंसर ये सारी चीजें भी होते रहेंगे, ठीक है। बाकी सोमवार से आपके लिए 2 क्लास हैं, एक जिला दर्शन, साथ ही ये जो हमारी उत्तराखंड इतिहास अभी चल रहा है, इसमें जो हमारी क्लास चल रही है, दोनों क्लास हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और इसके अलावा आपने फिजिकल पर भी फोकस करना है, ठीक है। फिजिकल आपका 11 जनवरी से है, तो आपने उस पर फोकस करना है। तो देखो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता ये है अमोघभूति। सर्वाधिक मात्रा में जो मुद्राएं मिली हैं अमोघभूति की मिली हैं। और इसकी मुद्राएं कैसी थी? धातु क्या थी इनकी? धातु मतलब किस मेटल की बनी हुई थी? एक तो ताम्र धातु मतलब तांबे की थी, दूसरी रजत धातु यानी कि चांदी की थी, ठीक है। और लिपि क्या थी इनकी? लिपि क्या हो जाएगी इनकी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो कुड़िंद काल में एक अमोघभूति एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी रजत धातु में मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। मतलब चांदी की मुद्राएं मिली हैं। अब चांदी की मुद्राएं मिली हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना जा सकता है कि वो क्या रहा होगा, उसकी वित्तीय स्थिति ठीक रही होगी। मतलब उसका जो कोष है, जो उसके पास पैसा था, वो ठीक ठाक रहा होगा। और यदि कोष अच्छा है तो क्या होगा? मतलब राजा समृद्ध होगा और शक्तिशाली होगा, ठीक है। इसीलिए कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बोला जाता है? अमोघभूति को, ठीक है। प्रश्न बनेगा कि कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो कौन हो जाएगा? अमोघभूति। क्यों? हमने आपको बता दिया मुद्राओं के जरिए, ठीक है, कैसे हम इसको पहचानते हैं। अगला है देखो, इसी में अमोघभूति में ही आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें उत्कीर्ण क्या है? क्या उत्कीर्ण है इसमें? क्या मतलब क्या लिखा गया इन मुद्राओं में? राजकुड़िंदस, राजकुड़िंदस अमोघभूतिस, अमोघभूतिस महारजस, ठीक है। राजकुड़िंदस अमोघभूतिस महारजस ये इनमें कहा गया है, ठीक है। बाकी देखो इनमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो मुद्रा है यूनानी प्रभाव, यूनानी मतलब जब भारत में यूनानी आए थे, इनके द्वारा भारत में मुद्राएं जारी की गई, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी यूनानियों के द्वारा ही जारी की गई थी, ठीक है। तो यूनानी प्रभाव यानी कि जैसी मुद्राएं यूनानियों के द्वारा भारत में जारी की गई थी, जैसी मुद्राएं उनकी थी, उसी तरह की मुद्राएं, ठीक है, उसी रूप में मुद्राएं किसने जारी की है? अमोघभूति ने। मतलब उनका प्रभाव इसमें दिखाई देता है, उनके कुछ गुण इनमें परिलक्षित या प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। देखो परवर्ती कुलिंद मुद्राएं जो कि 3 प्रकार की हैं, जिसमें अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं जारी करने वाला शासक कौन है? अमोघभूति, ठीक है। सबसे ज्यादा मुद्राएं अमोघभूति ने जारी की है। इसने कौन कौन सी धातु में जारी की? एक ताम्र धातु, दूसरी रजत धातु, ठीक है। रजत मतलब चांदी की। इसलिए देखो इनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है और प्लस खरोष्टी लिपि है, ठीक है। 2 लिपि है, खरोष्ठी भी है, ठीक है। दोनों आपने लिखना है, ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियां हैं। उत्कीर्ण करने वाला कौन है इनको? इनमें मतलब क्या लिखा गया है? राजा के लिए नाम क्या प्रयुक्त हुआ है? राजकुड़िंदस अमोघभूतिस महारजस, ठीक है। राजकुड़िंदस अमोघभूतिस महारजस। और इनमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? यूनानी प्रभाव, यानी कि जैसे यूनानियों ने मुद्राएं जारी की थी, लगभग उसी प्रकार की मुद्राएं किसने जारी की हैं? अमोघभूति ने। अब दूसरा देखो अल्मोड़ा प्रकार। बाकी देखो इनका वजन क्या था? आप इंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े एग्जामों में आज तक ऐसा सवाल नहीं बना है कि इन मुद्राओं का वजन कितना था, ठीक है। लेकिन यदि आप पीसीएस वगैरह देते तो हो सकता है वहां पर पूछ लेता है कभी कभी। कुषाण काल की कई बार पूछी गई हैं, तो इंटर लेवल में इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उसे रहने देते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अल्मोड़ा प्रकार देखो, धातु क्या थी?
ताम्र धातु। लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। धातु क्या थी? ताम्र धातु, यानी कि तांबे की निर्मित है। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। और तीसरा देखो इसमें नाम क्या क्या उत्कीर्ण है, किस किस शासक का इसमें नाम आया है? मगभट, ठीक है, शिवदत्त, एक है शिवपालित, और चौथी है हरिदत्त। ठीक है, मगभट, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, इन राजाओं के नामों का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, तो इसी से तो अनुमान लगा ना देखो कि अमोघभूति कभी शासक रहा, या मगभट कभी शासक रहा, या फिर शिवदत्त कभी शासक रहा, शिवपालित रहा, या फिर हरिदत्त रहा। मतलब जिसने जारी करी, जारी किसके नाम से होती थी? राजा के नाम से। ठीक है, तो जिसने जारी करी वो उस टाइम का शासक हो गया। ठीक है, तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। इनमें देखो कुछ मुद्राएं अल्मोड़ा से, साथ ही कुछ मुद्राएं कतियूर घाटी से बाद में भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लगभग 58-60 के आसपास बाद में भी प्राप्त हुई हैं। और उन मुद्राओं को जारी करने वाले कौन थे? गोमित्र। ठीक है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार नाम पूछता है कि शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभट किस प्रकार के मुद्राओं में नाम पाए गए हैं। पहले कई बार ये प्रश्न बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, धातु ताम्र धातु है, लिपि क्या है? ब्राह्मी। आपने जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये सारे ध्यान रखने हैं, ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपने पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, हिस्ट्री आपको देखो परीक्षा वाणी में इतना डीपली नहीं मिलेगा, परीक्षा वाणी आपने पढ़नी है क्योंकि वो आपका बेसिक है, वहां से आपको 20-22 प्रश्न मिलेंगे, नदी ताल वगैरह जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आप प्रतिदिन उसको कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री आपको इससे ज्यादा डीप नहीं पढ़ने जो मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इनफ है आपके एग्जाम के लिए, जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम है इसके लिए इनफ है। कुछ एक आध प्रश्न ऊपर जा सकता है, तो आप 40 प्रश्नों में से आप 35 सही करेंगे उत्तराखंड के तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप छोड़ो वो 5 टफ प्रश्न, वो सबके लिए होते हैं, वो जो डीपली पढ़ रहा है उसको भी टफ होते हैं। ठीक है, देखो छत्रेश्वर प्रकार, धातु क्या है इनकी? ताम्र धातु है। ठीक है, लिपि क्या है इनकी? इनकी लिपि भी क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि है, ताम्र धातु है। और ये जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं इनमें आपने ध्यान रखना है, इनमें कौन सा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? इनमें है कुषाण प्रभाव। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी किसने की थी? कुषाणों ने। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी किसने की थी? यूनानियों ने। लिख लो इन पॉइंटों को। ठीक है, 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की यूनानियों ने, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने करी? यूनानियों ने। सर्वाधिक शुद्ध मतलब सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? वो किए थे कुषाणों ने। और सबसे ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के जारी किए किसने किए? गुप्त राजाओं ने। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के, पहले प्रश्न बने हुए हैं और लगातार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में, और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? यूनानियों ने। ठीक है, तो इन मुद्राओं में छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? कुषाण कालीन प्रभाव। ठीक है, कुषाण कालीन जो मुद्राएं थी उनके समान ये प्रतीत होती हैं, प्रभाव मतलब उनके समान ये प्रतीत होती हैं। तो ये हो गई देखो कुड़िंद काल की मुद्राएं। कुछ और भी मुद्राएं देखो प्राप्त हुई हैं उत्तराखंड में कुड़िंद काल की, जिनमें भानु और रावण आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी तरह से। और इसके अलावा देखो मुद्राओं के आधार पर सर्वाधिक शक्तिशाली कुड़िंद शासक कौन माना जाता है? अमोघभूति। ठीक है, हमने देखा अमोघभूति ने देखो चांदी के सिक्के भी जारी किए हैं, मतलब खुद से अनुमान लगाओ तो चांदी का सिक्का कौन जारी करेगा? जो ज्यादा, जिसके पास पैसा ठीक ठाक होगा, मतलब समृद्ध शासक होगा वही करेगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। कुड़िंद मुद्राएं अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती कुड़िंद मुद्राएं केवल कुड़िंद नाम अंकित है और ताम्र धातु की है, ब्राह्मी लिपि की है। लेकिन जो परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं हैं इसे पश्चातवर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार। ठीक है, अमोघभूति प्रकार जारी करता कौन है? अमोघभूति। धातु क्या क्या है इनकी? तांबा और चांदी। ठीक है, लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि है। उत्कीर्ण क्या हुआ है इनमें? राज कुड़िंदस अमोघभूतिस महाराजस। ठीक है, और इनमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं ये ताम्र धातु की है, लिपि है इनकी ब्राह्मी। इनमें नाम क्या उत्कीर्ण है? मगभट, शिवदत्त,
शिवपालित और हरिदत्त। कहीं पर मगभत्तश भी मिलता है, ठीक है, मगभत्तश, कहीं कहीं पर किसी किताब में मगभत्तश भी दिया गया है। तीसरा देखो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, इनकी धातु क्या है, ताम्र, लिपि क्या है, ब्राह्मी, और प्रभाव कौन सा देखने को मिलता है इनमें, कुषाण प्रभाव, ठीक है। तो आपका जो कुनिंद मुद्राएं टॉपिक खत्म हुआ। आगे देखते हैं हम महाजनपद काल के पश्चात, महाजनपद काल से आगे को, ठीक है, यानी कि कत्यूरियों के पहले उत्तराखंड में क्या स्थिति थी, क्या क्या राजवंश आए, उनका क्या क्या साक्ष्य मिला है, कहाँ से मुद्राएं मिली हैं, फैक्ट बेस, एक एक दो फैक्ट होगा हर किसी में, ठीक है। तो आज हम कत्यूरी से पहले तक का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि पौरव काल तक हम आज हमारा जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखो महाजनपद काल की यदि हम चर्चा करें तो महाजनपद काल में उत्तराखंड में ऐसा कोई खास साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है वहां पर। आगे आता है मौर्य काल, ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करते जाएंगे। पहले है देखो मौर्य काल, मौर्य काल, तो इस काल का एक अभिलेख हमें मिलता है, कौन सा, कालसी अभिलेख, कालसी अभिलेख, ठीक है, कालसी शिलालेख है, कालसी अभिलेख, अभिलेख ही लिख लो, ठीक है, कालसी अभिलेख, ध्यान रखिएगा, किसका है, अशोक का, ठीक है, मौर्यकालीन एक शासक था अशोक, उसके द्वारा इसको उत्कीर्ण कराया गया था कालसी में, ठीक है। इसकी लिपि क्या है, लिपि क्या है इसमें, ब्राह्मी, ठीक है। इसकी भाषा क्या है, भाषा है इसकी प्राकृत, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। और इसमें उत्तराखंड के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, उत्तराखंड नहीं, यहाँ के निवासियों के लिए, जो इसके आसपास के निवासी हैं उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो क्या है इसमें, पुलिंद, ठीक है, यहाँ के निवासी हैं उनके लिए पुलिंद शब्द प्रयुक्त हो, यहाँ के निवासी, और यहाँ के जो स्थान है, ठीक है, ये स्थान है, इस स्थान के लिए कौन सा शब्द इसमें प्रयुक्त किया गया, ठीक है, एक क्षेत्र क्या हो जाएगा, अपारांत, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपारांत क्षेत्र, ठीक है। तो पुलिंद यहाँ के निवासी हो गए, क्षेत्र क्या हो गया, अपारांत क्षेत्र, लिपि क्या है इसकी, ब्राह्मी, भाषा क्या हो जाएगी इसकी, प्राकृत, ठीक है। अशोक का शिलालेख है जो कि कालसी देहरादून से प्राप्त हुआ है। यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। इसको खोजा किसने है, खोज हुई है 1860 में, किसने की थी, जॉन फॉरेस्ट ने, ठीक है, जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। तो आपका मौर्य काल भी कंप्लीट हो गया। मौर्य काल में इससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पर फैक्ट नहीं है, ठीक है, मौर्य काल में इतना ही है। देखो मौर्य काल में अशोक का एक शिलालेख मिलता है, मतलब उत्तराखंड में शिलालेख मिला है, इससे क्या आभास लगाया जा सकता है कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं मौर्यों के अधीन रहा होगा, ठीक है। तो तभी तो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना अभिलेख यहाँ पर उत्कीर्ण करवाया। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य भी मौर्यों के अधीन रहा होगा, ठीक है। तो मौर्य काल का देखो कालसी अभिलेख है जो कि अशोक का है, लिपि है इसकी ब्राह्मी, भाषा होगी इसकी प्राकृत, यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है, इस क्षेत्र को अपारांत कहा गया, ठीक है। और खोज किसने की थी, 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने खोज की थी इसकी। कंप्लीट सारा फैक्ट, ठीक है। अब इसके पश्चात जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर मौर्यों के पश्चात कौन आता है, सुंग वंश, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सुंग वंश चर्चा करेंगे, ठीक है। सुंग काल का यहाँ पर कोई प्रमाण है या नहीं वो हम देखते हैं, ठीक है। सुंग काल, सुंग काल, ठीक है, सुंग काल का यहाँ पर एक प्रमाण मिलता है, ठीक है, अंबाड़ी गांव से, अंबाड़ी गांव जो कि कहाँ पड़ता है, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में पड़ता है अंबाड़ी गांव। सुंग काल का एक प्रमाण मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या, जो भद्रमित्र है, ठीक है, सुंगकालीन भद्रमित्र की मृण मुद्रा, ठीक है, प्राप्त हुई है कहां से, अंबाड़ी गांव से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में इसकी लिपि क्या है, ठीक है, इसकी लिपि क्या है, इसमें लिपि जो है वो सुंगकालीन है, ठीक है, लिपि क्या है इसकी, सुंगकालीन लिपि, इसकी लिपि है सुंगकालीन। तो क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड के किस स्थान से सुंगकालीन प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है, पहले इस तरह का प्रश्न बना हुआ है। तो सुंगकालीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, देहरादून के अंबाड़ी गांव से। बस इतना ही सवाल इसमें बनेगा, बाकी कोई सवाल इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। अगला जो उसके पश्चात आता है देखो मौर्यकाल, मौर्यकाल के पश्चात शुंग काल आता है, ठीक है। शुंग काल के पश्चात जो आता है हिंदी यूनानी शासक, ठीक है, उसका कोई यहाँ पर खास साक्ष्य मिला नहीं है।
तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके पश्चात जो आता है देखो कुषाण आधिपत्य काल, कुषाण काल, ठीक है, कुषाण काल। इससे पहले शकों का काल भी आता है, फिर आता है कुषाण काल। तो कुषाण काल में भी यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कुषाण काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोरध्वज, मोरध्वज, गोविशाण, ठीक है, गोविशाण से प्राप्त हुई हैं। और कहाँ से प्राप्त हुई? वीरभद्र, ठीक है। साथ ही देखो मुनि की रेती, मुनि की रेती से भी प्राप्त हुई है, ठीक है। और साथ ही शुमाड़ी से। इन 5 स्थानों से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। देखो कहाँ कहाँ से? मोरध्वज यानी कि वर्तमान कोटद्वार, कोटद्वार का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? मोरध्वज, ठीक है। पहले इसको मोरध्वज भी कहा जाता। और कोटदरा भी मिलेगा, ठीक है। वो आपने जो मैंने पिछली क्लास में उनको होमवर्क दिया होगा वहां पर कंप्लीट किया होगा। लेकिन मोरध्वज, ठीक है, गोविषण काशीपुर का नाम है, और वीरभद्र ऋषिकेश का नाम है, ठीक है। अन्य नाम आपने देखे होंगे। और साथ ही देखो मुनि की रेती ऋषिकेश में पड़ता है, और सुमाड़ी गांव ये जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है, ठीक है। इन 5 जगहों से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इससे एक अनुमान तो लगता है कि ये भी मैदानी एरिया है, मुनि की रेती, वीरभद्र मैदानी, गोविषाण मैदानी, और जो मोरध्वज है ये भी मैदानी। अर्थात राज्य का जो तराई क्षेत्र है, राज्य का जो तराई वाला हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है, कुषाण काल में वो हिस्सा कुषाणों के अधीन चला गया था, ठीक है। मतलब कुषाण राज्य के तराई क्षेत्र में पहुंच गए थे, लेकिन जो ऊपरी हिमालय है वहां को नहीं पहुंच पाए, ठीक है। केवल तराई तक ही सीमित रहे। एकमात्र श्रीनगर के समीप सुमाड़ी गांव से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अन्य सभी जो क्या हैं तराई क्षेत्र हैं, ठीक है। यानी कि जो कुषाण शासक थे वो तराई क्षेत्र में कब्जा कर लिए थे, बस। तो आपने इनकी मुद्राएं ध्यान रखनी, कहाँ कहाँ से प्राप्त है। तो कुषाण कालीन मुद्राएं मोरध्वज, गोविषाण, वीरभद्र, मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके पश्चात देखो कुषाणेतर काल, ठीक है। कुषाणों के पश्चात, कुषाणों के पश्चात देखो आप लोग सोच रहे हैं कि फिजिकल के लिए समय कहाँ है। फिजिकल के लिए बहुत समय है, आपका बस जुनून होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो आप इतने दिन में कवर कर सकते हैं। 100 में से 100 ना सही, 100 में से 90 का फिजिकल तो दे ही सकते हैं, है ना। तो हर कोई अभी जो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर रहा होगा 18 से लगभग 25 साल की एज में होगा, यानी कि हर कोई क्या यंग है, इतना कर सकता है। इतना थोड़ा बहुत मेहनत अपने लिए कर सकते हो। आपका यदि सोचो आपका फिजिकल जल्दी हो गया, आपका रिटर्न जल्दी हो गया, आपको 6 महीने में नौकरी मिल सकती है। इससे बढ़िया अवसर तो आपके लिए हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अवसर का लाभ उठाओ, अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार करो। कभी कभी ना चुनौतियां इंसान को मजबूत भी बना देती हैं, चुनौतियां इंसान को बहुत कुछ दे सकती हैं। तो ये वही चुनौती है जो आपके सामने आपको 6 महीने के अंदर आपके सपने को पूरा कर सकती है, आपको किसी विभाग में भेज सकती है, ठीक है। तो इसको दोनों हाथ से स्वीकार करो, न कि इधर उधर डिस्कस नहीं, अपना सीधा तैयारी पर फोकस पर लग जाओ बस। अपने टारगेट को सीधा फोकस करो। अब इधर उधर डिस्कस करने का समय नहीं है, इधर उधर किसी को बताने का, किसी को समझाने का कोई समय नहीं है। जितना समय है उतना अपने को दो, अपने लिए कुछ करो, ठीक है। तो देखो आगे देखो कुषाणों के पश्चात क्या हुआ। कुषाणों के पश्चात यहाँ पर मिलता है यौधेय वंश, ठीक है, यौधेय वंश। इसका भी जो स्रोत है यहाँ पर यौधेय वंशों का, ठीक है। इनकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? उत्तराखंड में कालो डांडा, ये कालो डांडा जो कि पौड़ी में आता है, कालो डांडा प्लस जौनसार, ठीक है। यहां से इनकी क्या मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, मुद्राएं प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा जो यौधेय वंश है इसके बारे में केवल इतना फैक्ट है कि इनकी जो मुद्राएं हैं वो कालो डांडा यानी कि लैंसडाउन का प्राचीन नाम था कालो डांडा, ठीक है। कालो डांडा या फिर जौनसार 2 जगह से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा इनके संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो यौधेय वंश है, इनका कहाँ कहाँ पर कब्जा रहा होगा? ये हो जाएगा देखो पश्चिमी एरिया जौनसार में, ठीक है, और थोड़ा दक्षिणी एरिया जहाँ पर कालो डांडा आ जाएगा। तो 2 जगह इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, किसकी? यौधेय वंश की। तो ये कंप्लीट हो गया। देखो कौन कौन सा वंश आया। महाजनपद काल का कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मौर्य काल का एक साक्ष्य मिला। अशोक का अभिलेख मिलता है कालसी से, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? 1860 में की थी, किसने? जॉन फॉरेस्ट ने, ठीक है। उसमें जो लिपि प्रयुक्त हुई है ब्राह्मी, और भाषा कौन सी है? प्राकृत, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और इसके अलावा उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है
यहाँ के लोगों को इसमें क्या कहा गया है, पुलिंद, और इस क्षेत्र को अपारांतोष्ण कहा गया है। उसके पश्चात देखो शुंग काल। शुंग काल का एक शुंगकालीन जो मुद्रा मिलती है, मृण मुद्रा, उसकी लिपि शुंगकालीन बताई गई है। कहाँ से मिलती है? अंबाड़ी गांव से। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है अंबाड़ी गांव किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऐतिहासिक अंबाड़ी गांव कहाँ पर है? देहरादून में है। फिर आता है देखो कुषाण काल। मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं? 3 नाम तो आपने इसमें ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, 3 नाम अति महत्वपूर्ण है, जिसमें मोरध्वज, गोविषाण और वीरभद्र। इन 3 जगहों से तो बहुत ज्यादा मात्रा में इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, फिर देखो योधेय वंश, इसमें कालो का डांडा और जौनसार। उसके अलावा उत्तराखंड से बाहर यदि देखेंगे आप तो सहारनपुर, कांगड़ा और तीसरा शिमला, यानी कि जो पश्चिमी एरिया है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उस एरिया में योधेय शासक रहे होंगे। ठीक है, जौनसार देखो, यदि आप उत्तराखंड देखते हैं तो यहाँ हमने बताया था देहरादून से इधर हिमाचल प्रदेश की सीमा मिलती, नीचे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ सहारनपुर जिला था, यहाँ कौन सा था? शिमला था ना। तो इन जो पश्चिमी एरिया है उत्तराखंड का, यहाँ पर किसका शासन रहा होगा? योधेयों का। यहाँ से योधेय मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब आगे देखते हैं हम, इसके पश्चात जो योधेयों के पश्चात आता है कौन सा है? गोत्रीय वंश। ठीक है, युगसैल का गोत्रीय वंश, इससे एक बार प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, जो शीलवर्मन शासक है इसका, उससे प्रश्न बना हुआ है। इसका शासक कौन था? महत्वपूर्ण शासक शीलवर्मन। ठीक है, शीलवर्मन इसका महत्वपूर्ण शासक था, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक इसको बताया जाता है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? शीलवर्मन ने किए थे। इसको एक शक्तिशाली और अति महत्वपूर्ण शासक बताया जाता है। ठीक है, इसकी जो अश्वमेध वेदियां हैं, ठीक है, वेदियां, यज्ञ वेदियां इसकी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? इसकी यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं बाड़वाला से। ठीक है, बाड़वाला कहाँ जाएगा? देहरादून में। देहरादून से प्राप्त, ये बहुत पहले 2018-19 किसी एग्जाम में प्रश्न बना हुआ था कि किसकी यज्ञ वेदियां, ठीक है, किस शासक की यज्ञ वेदियां या फिर वेदियों की इष्टिकाएं, ठीक है, वेदियों की इष्टिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बाड़वाला, देहरादून से। किसकी हैं? शीलवर्मन की। ठीक है, तो एक ही सिंगल प्रश्न आएगा इसमें, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, युगशैल का गोत्रीय वंश है, इसका एकमात्र शासक शीलवर्मन। अन्य भी रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण शासक है वो शीलवर्मन है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और साथ ही जब यज्ञ किए थे तो उनके कुछ न कुछ प्रमाण, ठीक है, इसलिए तो पता चलता है, इसके जो प्रमाण मिले हैं यज्ञ वेदियों की इष्टिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बाड़वाला ग्राम, देहरादून से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो अंबाड़ी गांव भी कहाँ है? देहरादून में। बाड़वाला कहाँ है? देहरादून में। अंबाड़ी किस काल का है? शुंग काल का है। बाड़वाला किससे संबंधित है? शीलवर्मन से संबंधित, जो कि गोत्रीय वंश का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फैक्ट इसको ध्यान रखना है। आगे देखो, इसके पश्चात कौन आ जाएगा? गुप्त काल। गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल यानी कि जो जब भारत में गुप्त वंश का शासन चल रहा था, तो ऐसे प्रमाण है कि उत्तराखंड भी गुप्तों के अधीन रहा होगा। ठीक है, गुप्तों के अधीन उत्तराखंड रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्तर में कृतपुर, ठीक है, कृतपुर साम्राज्य की चर्चा की गई है। ठीक है, तो जो गुप्त काल है उसमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, इसका लेखक कौन था? हरिसेन। इसका लेखक कौन था? हरिसेन। इसका लेखक हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखवाया किसने था? शासक कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, किसने लिखा था? हरिसेन ने। तो इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्तर में, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य है उसके उत्तर में कृतपुर साम्राज्य की चर्चा की गई है। कृतपुर, कुछ इतिहासकार, ठीक है, अधिकांश इतिहासकार इस कृतपुर को वर्तमान जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है उससे जोड़कर देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उत्तराखंड का इसमें उल्लेख मिलता है। साथ ही इसी दौरान देखो हुणों ने आक्रमण किया था और उनके द्वारा कृतपुर राज्य पर भी आक्रमण किया गया था, हालांकि स्पष्ट कोई साक्ष्य इसका नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो वंश आते हैं देखो, उसमें
उत्तर गुप्त काल। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है, यहाँ पर है, अभी नीचे कर लेते हैं। उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल में यहाँ पर आता है यदु राजवंश, यदु राजवंश, ठीक है। कहाँ? सिंहपुर, सिंहपुर का यदु राजवंश, ठीक है। इनका जो राजधानी थी सिंहपुर थी, ठीक है। सिंहपुर की यदु राजवंश, इस तरह से आपको मिलेगा सिंहपुर का यदु राजवंश। कहाँ पर था ये? लगभग जो पश्चिमी उत्तराखंड यानी कि कालसी वाले एरिया में, ठीक है। कहाँ पर था? कालसी वाले एरिया में था। जो अभिलेखीय साक्ष्य केवल वही इनका एकमात्र स्रोत है। स्रोत क्या है इनका? इस काल का जो स्रोत है, स्रोत क्या है? लाखामंडल प्रशस्ति, लाखामंडल प्रशस्ति, ठीक है। लाखामंडल प्रशस्ति जो कि किसने लिखा है? राजकुमारी ईश्वरा ने, राजकुमारी ईश्वरा। ये प्रश्न बना हुआ है पहले, ठीक है। प्रश्न बना हुआ है कि लाखामंडल प्रशस्ति से संबंधित है कौन है? राजकुमारी ईश्वरा है, या फिर तीन नाम आपको और दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाखामंडल प्रशस्ति अभिलेख या फिर लेख किसने लिखवाया है? राजकुमारी ईश्वरा ने। कहाँ पर लिखवाया है? ठीक है, लाखामंडल यानी कि इनकी जो सिंहपुर राजधानी थी, वहीं पर उसी के आसपास में लाखामंडल वाले एरिया में ये राजवंश देखने को मिलता है। इस प्रशस्ति में, इसमें जो ये स्रोत है, इसमें 11 पीढ़ी के 12 शासकों की चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। 12 शासकों की चर्चा, ठीक है। 11 पीढ़ी के 12 शासकों की चर्चा इसमें की गई है। इनके नाम का इसमें उल्लेख मिलता है, और साथ ही, ठीक है, इसमें जो यादवों की राजधानी है यमुना प्रदेश। अब आप देखेंगे लाखामंडल हमने पहले ही बोला था यमुना और रेखनाड़ नदी के संगम पर है। तो यानी कि ये जो कहाँ पर रहे होंगे? यमुना प्रदेश में, ठीक है। यमुना के आसपास का जो एरिया रहा होगा उसमें ये शासन कर रहे होंगे। कौन? यदु राजवंश, ठीक है। कहाँ पर होंगे? यमुना के आसपास वाले एरिया में। तो इस प्रशस्ति में यमुना प्रदेश की राजधानी क्या बताई गई है? सिंहपुर, ठीक है। लिख लेना इसको। इस प्रशस्ति में यमुना प्रदेश की राजधानी, यमुना प्रदेश की राजधानी क्या बताई गई है? सिंहपुर बताई गई है, ठीक है, सिंहपुर। तो ये सारे फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। तो लाखामंडल जो कि वर्तमान नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? मढ़, ठीक है। लाखामंडल का पुराना नाम क्या था? मढ़, मढ़। ये भी आपका एक फैक्ट हो गया जो कि परीक्षा में आपको शायद मुश्किल मिलेगा, ठीक है। तो जो सिंहपुर बताई गई है, इस सिंहपुर की पहचान वर्तमान के लाखामंडल से की जाती है, ठीक है। देखो, उत्तर गुप्त काल में सबसे पहला कौन सा आया? यदु राजवंश, ठीक है। यदु राजवंश में सबसे जो उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है? राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है उसके माध्यम से सिंहपुर नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जो कि जो यमुना प्रदेश के यादव हैं उनकी राजधानी बताई गई है, ठीक है। उनकी राजधानी क्या बताई गई है? सिंहपुर, जिसकी पहचान वर्तमान लाखामंडल के रूप में होती है, और इसका एक नाम क्या है? मढ़ भी है, ठीक है। इसमें 11 पीढ़ी के 12 शासकों की चर्चा की गई है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे देखते हैं हम नागवंश, ठीक है। ये सब आपने देखो एक क्रम बन रहा है, एक क्रम, इसी क्रम में आपने ध्यान रखना है। पहले आप मौर्य काल, फिर शुंग काल, कुषाण काल, शकों के समय का भी है, जो कटारमल सूर्य मंदिर है, ठीक है। उसके अलावा योधेय वंश है, गोत्री वंश है, गुप्त काल है। गुप्त काल के पश्चात उत्तर गुप्त काल में यदु राजवंश है। अभी हम नागवंश की चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे औरव वंश, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं। आगे है, देखो अब हम चर्चा करेंगे नागवंश के बारे में, ठीक है। तो नागवंश में हम देखेंगे यहाँ पर जो साक्ष्य मिला है नागों के संबंध में। सीधा हम फैक्ट में आते हैं। सबसे बड़ा स्रोत क्या है इसका? स्रोत, ठीक है। स्रोत, स्रोत क्या है इसका नागवंश का? यह देखो गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ठीक है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो कि गोपेश्वर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें 4 नागवंश के 4 शासकों की चर्चा की गई है, जिसमें देखो गणपति नाग, ठीक है। गणपति नाग, गणपति नाग। दूसरा देखो इसमें स्कंद नाग, ठीक है। फिर कौन सा है? विभू नाग, ठीक है। गणपति नाग है, स्कंद नाग है और विभू नाग है, और साथ ही कौन सा इसमें? एक अंशु नाग,
अंशुनाग, इन 4 शासकों की इसमें चर्चा की गई है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो कि किसने उत्कीर्ण करवाया था? गणपति नाग ने। ठीक है, उत्कीर्ण किसने करवाया था? गणपति नाग ने। उत्कीर्ण करता कौन है इसका? गणपति नाग है। ठीक है, बाकी स्कंदनाग, विभुनाग और अंशुनाग, इसमें 4 शासकों के नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, कहां पर ये उत्कीर्ण किया गया? गोपेश्वर में। तो क्वेश्चन बन सकता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख किस वंश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नागवंश से। किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया है? गणपति नाग ने। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। बाकी साथ ही किस शासक की इसमें चर्चा की गई है? गणपति नाग की भी, स्कंदनाग की भी, विभुनाग की भी और अंशुनाग की भी। साथ ही देखो, इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति नाग। देखो, किसी को भी ना हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिसका फिजिकल अच्छा है पहले से वो आबकारी में निकल जाएगा, लेकिन जिसका फिजिकल ज्यादा अच्छा नहीं है तो कम से कम आप लोग परिवहन आरक्षी का तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल क्वालिफाई करना है, उसमें आपके नंबर नहीं छोड़ने हैं। तो एकदम से आप लोग हतोत्साहित मत होइए, ये केवल आपसे ही रिलेटेड नहीं है। उत्तराखंड में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये सेम परिस्थिति है, क्योंकि हर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके पास समय कम है, केवल आप ही को नहीं लग रहा है। तो जो ये चुनौती है हर किसी के लिए, अब इसमें निखरेगा वही जो अपने आप को मजबूती से आगे पेश करेगा। जो डर के पीछे हट जाएगा वो नहीं निकल पाएगा, वो कभी निकल भी नहीं सकता है। आपका उद्देश्य है नौकरी लेना, आपका उद्देश्य आगे कुछ करना जिंदगी में, तो ऐसे अवसर आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, इसका फायदा उठाओ, ना कि पीछे हटो। पीछे हटने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। फिजिकल के लिए अभी भी आपके पास देखो, आज जो 23 दिसंबर है, आज तो 23 दिसंबर से कम 20 दिन है। 20 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 100 नंबर का ना सही 90 नंबर का एटलीस्ट आप फिजिकल बना सकते हैं, यदि आप आबकारी भी देख रहे हैं। रिटर्न के लिए मेहनत करो उसके पश्चात। ठीक है, तो बिल्कुल भी हतोत्साहित मत होइए। अब चर्चा करेंगे हम नागवंश के पश्चात। देखो, यहाँ पर जो उत्तर गुप्त काल में ही हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में हुएनसांग उत्तराखंड में आया था, और उसने जो उसकी पुस्तक है सीयू की, इसमें ब्रह्मपुर राज्य की चर्चा की है। ठीक है, तो साथ ही उसने हरिद्वार के बारे में, हरिद्वार जो उसकी पुस्तक सीयू की उसमें हरिद्वार को पोली हिमोपोलो बताया है। वो हम जब हरिद्वार जिला पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे हर्ष के पश्चात उत्तराखंड। ठीक है, हर्ष के पश्चात, हर्ष के पश्चात उत्तराखंड। ठीक है, हर्ष के पश्चात उत्तराखंड। क्या यहाँ पर इसकी विशेषता थी? देखो, सबसे पहले हर्ष के पश्चात उत्तराखंड यहाँ पर 3 भागों में था, जिसमें एक था गोविशाण। ठीक है, गोविशाण यहाँ पर अलग शासन हो रहा था। ठीक है, दूसरा देखो शत्रुघ्न राज्य, यहाँ पर अलग वंश शासन कर रहा था। तीसरा था देखो ब्रह्मपुर, यहाँ पर तीसरा वंश शासन कर रहा था। ठीक है, गोविशाण जो शासन कर रहा था वो काशीपुर, वर्तमान काशीपुर, वर्तमान काशीपुर। ठीक है, वर्तमान काशीपुर में शासन कर रहा था। शत्रुघ्न राज्य देखो वर्तमान का जो कालसी वाला एरिया है, और जो पूर्वी, ठीक है, जो कालसी वाला एरिया उस एरिया में, लगभग कालसी सहारनपुर वाले एरिया में। ठीक है, कालसी टू सहारनपुर लिख दो, क्योंकि जो हुएनसांग है उसने इसकी सीमा बताई है कि इसके पश्चिम में यमुना नदी बहती है और पूर्व में गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो उसके बीच का जो एरिया था क्या था? शत्रुघ्न राज्य था। तीसरा था देखो ब्रह्मपुर, जहां पर पौरव राजवंश शासन कर रहा था। ठीक है, पौरव राजवंश। अब यहाँ पर एक सवाल बनेगा जो आपसे पूछा जाएगा, पहले पूछा गया है कि जो गोविशाण है इसमें वर्तमान काशीपुर के अलावा कौन कौन शामिल थे? उत्तर प्रदेश का एक रामपुर जिला और दूसरा पीलीभीत। ठीक है, यूपी का रामपुर प्लस पीलीभीत इसमें शामिल थे। ठीक है, साथ ही देखो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन ग्राम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी? उज्जैन ग्राम। ठीक है,
उज्जैन ग्राम क्या थी इसकी राजधानी थी। तो एक चीज आपसे लगातार प्रश्न पूछा जाता है, पहले पूछा गया कि उज्जैन किला कहाँ स्थित है, तो उज्जैन किला भी कहाँ पर है, काशीपुर में। नोट कर लो इसको, ठीक है। उज्जैन किला कहाँ स्थित है, काशीपुर में स्थित है, ठीक है। और उज्जैन राजधानी किसकी थी, गोविषाण राज्य की थी, जो कि हर्ष के पश्चात थी, ठीक है। हर्षवर्धन के पश्चात के काल में जो गोविषाण राज्य था, वर्तमान काशीपुर वाला एरिया, इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन। और यहीं पर क्या है, उज्जैन का किला भी स्थित है। इसमें जो गोविषाण राज्य था, इसमें उत्तर प्रदेश का रामपुर और पीलीभीत जिला भी इसमें, वर्तमान उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तत्कालीन वो गोविषाण राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में वो किस में आता है, उत्तर प्रदेश का रामपुर और पीलीभीत के रूप में है। शत्रुघ्न राज्य था, जो कि यमुना और भागीरथ जो गंगा नदी है इसके मध्य का एरिया था। साथ ही जो ब्रह्मपुर है, यहाँ पर पौरव राजवंश शासन कर रहा था। तो अगला जो हमारा टॉपिक है पौरव राजवंश है, ठीक है। फैक्ट टू फैक्ट सीधा हम पौरव राजवंश, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, कौन कौन शासक थे, क्या क्या इनका जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिला है, कई सारे प्रश्न पत्रों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखो पौरव राजवंश। देखो पौरव राजवंश, पौरव राजवंश, ठीक है। पौरव राजवंश का इसका स्रोत क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्रोत है तालेश्वर ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। कहां पर ये मिला हुआ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। इसकी जो लिपि है वो क्या है, इस ताम्रपत्र की लिपि है ब्राह्मी, और इस ताम्रपत्र की भाषा क्या है, संस्कृत। ये सारे प्रश्न पहले बने हुए हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है, आप कई सारे जो पिछले पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ही प्रश्न बना हुआ था, उससे पहले लोअर पीसीएस प्री हुआ था वहां पे प्रश्न बना हुआ था, और उससे पहले भी कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिला है, तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है। पौरव वंश, या फिर कहीं कहीं पर इसको पर्वताकार वंश भी कहा गया है, ठीक है, पर्वताकार वंश। अब देखो अल्मोड़ा से इनका ताम्रपत्र मिला है, इससे स्पष्ट है कि ये कहाँ पर शासन कर रहे होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। यानी कि अल्मोड़ा और उसके आसपास जो घाटी क्षेत्र है वहां पर इन्होंने शासन किया होगा, ठीक है। तो जो पौरव राजवंश है इसको पर्वताकार राजवंश भी कहा जाता है। इनका जो स्रोत है वो तालेश्वर ताम्रपत्र है, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो कि पौरव राजवंश से संबंधित है। इनकी लिपि ब्राह्मी है, ठीक है, और साथ ही जो इनकी भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। ये उत्कीर्ण किसने करवाए हैं, ये जो स्रोत हैं ये किसके हैं, विष्णुवर्मन, ठीक है, विष्णुवर्मन, और दूसरा कौन सा है, द्युतिवर्मन, ठीक है, विष्णुवर्मन और द्युतिवर्मन द्वारा उत्कीर्ण कराए गए हैं, ठीक है, द्वारा उत्कीर्ण। कौन कौन से अभिलेख हैं, जो अल्मोड़ा से तालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, किस किस का है, एक द्युतिवर्मन का है, दूसरा विष्णुवर्मन का। ये प्रश्न भी अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। शायद जो फॉरेस्ट गार्ड है या क्लर्क का किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि ये तालेश्वर ताम्रपत्र किस किस शासक के इसमें किस किस शासक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए हैं, तो किस किसने करा रखे हैं, विष्णुवर्मन और द्युतिवर्मन, दोनों शासकों ने उत्कीर्ण करवा रखे हैं, ठीक है। देखो स्रोत हमने देख लिया इसमें, और साथ ही हमने ये भी देख लिया कि शासकों के नाम इसमें मिलते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी हमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इस राजवंश की राजधानी क्या थी, ठीक है, राजधानी क्या थी इनकी, ब्रह्मपुर, राजधानी क्या थी, ब्रह्मपुर। और इस ब्रह्मपुर की चर्चा किसने की है, वेनसांग द्वारा, ठीक है। वेनसांग ने भी ब्रह्मपुर की चर्चा की है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। इसी दौरान जो इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है CU की, ठीक है, कौन सा लिखा है, CU की, ठीक है। तो चाइनीज लोग ऐसे ही बोलते हैं, चांग चुंग चिंग जो भी बोलते हैं, यहाँ पर उन्होंने CU की, ठीक है। इसकी कोई रचना होगी इसका कुछ मतलब चाइनीज में इसका कुछ मतलब होता होगा चाइना की भाषा में, ठीक है। इस यात्रा वृत्तांत में इसके द्वारा जो ब्रह्मपुर जगह है, ठीक है, ब्रह्मपुर राज्य है, इसकी चर्चा की है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, वेनसांग के अनुसार पौरवों की राजधानी क्या थी, ब्रह्मपुर थी, ठीक है। तो हर किसी क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। वेनसांग के अनुसार पौरवों की राजधानी क्या थी, ब्रह्मपुर थी, और
सियूकी में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला देखो, इनकी राजधानी हो गई, इसके जो अभिलेख मिला है, जो इसका ताम्रपत्र मिला है पौरवकालीन, इसकी हमने भाषा भी देख ली है। अब देखो एक फैक्ट नोट करना, जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, तालेश्वर ताम्रपत्र में कत्यूरियों, ठीक है, इसको लिखो कार्तिकेयपुर, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, कार्तिकेयपुर, ठीक है, कार्तिकेयपुर का उल्लेख एक ग्रामक के रूप में हुआ है। एक ग्रामक के रूप में हुआ है, मतलब इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उस दौरान जो पौरव वंश है उसके अधीन रहा होगा, या फिर उसके समानांतर भी रहा होगा, तो उतना स्वतंत्र नहीं रहा होगा, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रहा होगा, ठीक है। एक ग्रामक के यदि स्वतंत्र राज्य होता तो कहीं ना कहीं उसका एक राज्य के रूप में उल्लेख होता। एक ग्रामक के रूप में उल्लेख होना इस बात का संकेत देता है कि ये इनके अधीन शासन किया होगा, ठीक है। जो इस वंश के शासकों के नाम मिलते हैं उसमें देखो विष्णुवर्मन प्रथम है, साथ ही वृषवर्मन है, अग्निवर्मन है, द्युतिवर्मन है और विष्णुवर्मन द्वितीय है, ठीक है। तो ये पांचों नाम आपने ध्यान रखने, हालांकि नाम आपसे पूछेगा नहीं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हम सारे इसमें नोट कर रहे हैं, सारे के सारे हम लिख रहे हैं। जो पौरवकालीन अन्य चीजें हैं वो देखते हैं। देखो पौरवकालीन जो सर्वोच्च कौन होता था? राजा, ठीक है, राजा सर्वोच्च होता था। राजा का निवास स्थान, राजा का निवास स्थान क्या कहलाता था? कोर्ट, ठीक है, राजा का निवास स्थान। ये शायद ईओ के एग्जाम में प्रश्न बना हुआ था कि पौरव काल में कोर्ट किसे कहा जाता, ठीक है। तो राजा का निवास स्थान क्या कहलाता था? कोर्ट। ये ईओ में अभी प्रश्न बन चुका है, जो अभी ईओ का एग्जाम हुआ था 26 नवंबर को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगला देखो, इसके अलावा जो बलाध्यक्ष था, बलाध्यक्ष क्या था? बलाध्यक्ष क्या होता था? सैन्य प्रमुख। बलाध्यक्ष क्या था? सैन्य प्रमुख, ठीक है। बलाध्यक्ष होता था सैन्य प्रमुख। आपने इसी तरह से इनको ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है इनमें, ज्यादा फैक्ट ही नहीं है तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देखो संधि विग्रहक, संधि विग्रहक ये क्या था? जो युद्ध विभाग का प्रमुख था, साथ ही युद्ध और संधि विभाग, ठीक है, युद्ध प्लस संधि विभाग। तो ये संधि क्या होती थी? ठीक है, ये हिंदी वाली संधि भी नहीं है, और जो संधि जनेऊ वाली होती है ये भी वो भी नहीं है। ये संधि थी दो, किन्हीं दो राज्यों के मध्य यदि युद्ध हो रहा है, ठीक है, और वो किसी न किसी रूप में समझौता चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है एक दूसरे के कोई आत्मसमर्पण कर रहा हो, युद्ध ना चाहता हो, या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव लाए जिसके जरिए युद्ध समाप्त हो सके, ठीक है, वो होता था संधि। जो वो प्रस्ताव होता था, जो वो समझौता हस्ताक्षरित करते थे, उसे कहते हैं संधि, ठीक है। तो ये संधि क्या थी? मतलब एक तरह से समझौता, ठीक है। तो युद्ध और संधि विभाग का प्रमुख कौन होता था? संधि विग्रह। सैन्य प्रमुख कौन होता था? बलाध्यक्ष। राजा का निवास स्थान क्या कहलाता था? कोर्ट। और राजा क्या होता था? सर्वोच्च, ठीक है, राजा सर्वोच्च था। सर्वोच्च जो राज्य की भूमि थी वो राजा के अधीन होती थी, ठीक है। उस टॉपिक को भी हम अभी लिखेंगे। साथ ही देखो दंडपासिक, दंडपासिक ये क्या था? पुलिस अधिकारी, ठीक है, ये क्या था? पुलिस अधिकारी। दंडपासिक क्या था? पुलिस अधिकारी, ठीक है। पुलिस का काम क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा, यानी कि राज्य में शांति और सुरक्षा, ठीक है। अब भी आपने देखा होगा मित्रता, सेवा और सुरक्षा, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस है उसका टैगलाइन है मित्रता, सेवा और सुरक्षा। तो यानी कि आंतरिक सुरक्षा और शांति किसकी जिम्मेदारी होती है? सदैव पुलिस की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो दंडपासिक था वो पुलिस अधिकारी था, और इसका कार्य क्या होता था? आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। आय का प्रमुख स्रोत, आय का प्रमुख स्रोत, ठीक है, आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर, भूमि कर, ठीक है। आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको वसूलता कौन था? वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है। वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? इसको वसूलने वाला अधिकारी ये कहलाता, देखो भागिक, ठीक है, भागिक, जो कि उपज का छठा भाग,
यानी कि कुल जितना उपज हो रही है उसका 1/6वां हिस्सा, उसका 6वां हिस्सा, ठीक है। माना उपज हुई, उसको 6 बराबर हिस्सों में बांट के उसमें से एक हिस्सा कौन लेता था, क्या होता था, भूमि कर, ठीक है, जो कि भागिक वसूलता था और उपज का ही छठा भाग लिया जाता था। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पौरव काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भूमि कर। पौरव काल में भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, भागिक। और तीसरा, पौरव काल में भागिक कर उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था, छठवां हिस्सा, ठीक है। तीनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। इसके अलावा देखो, एक अन्य कर होता था भौगिक कर, ठीक है, भौगिक कर, भौगिक कर, एक अन्य कर भी होता था भौगिक कर। इसे वसूलने वाला अधिकारी क्या होता था, वसूलने वाला, ये कहलाएगा भौगिक, वसूलने वाला क्या कहलाएगा, भौगिक। देखो, ठीक है, वसूल भौगिक कर है, वसूलने वाला क्या हो जाएगा, भौगिक, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा भूमि के प्रकार, ठीक है, पौरव काल में भूमि के प्रकार यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। भूमि के प्रकार, किस किस रूप में भूमि थी, एक थी देखो केदार भूमि और दूसरी थी सारी, ठीक है, केदार भूमि और सारी भूमि, ठीक है। केदार भूमि कैसी थी, सिंचाई वाली, सिंचाई वाली भूमि, और सारी भूमि कैसी थी, असिंचित, जहां पर सिंचाई नहीं होती है, ठीक है, असिंचित भूमि, यानी कि जो मात्र वर्षा पर निर्भर थी। तो क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है, बिना सिंचाई वाली भूमि, ऐसा हो न पूछते हुए आपसे ये पूछ ले कि पौरव काल में कौन सी भूमि केवल वर्षा जल पर ही सिंचाई के लिए आधारित थी, तो कौन सी थी, असिंचित भूमि, ठीक है, यानी कि सारी भूमि। और जो सिंचाई वाली भूमि क्या है, केदार भूमि, ठीक है। और साथ ही इस काल में देखो, जो मापक इकाई थी, मापक इकाई मतलब मापतोल की इकाई, मापक इकाई, ठीक है, ये क्या क्या थी, एक थी द्रोणवापम, द्रोणवापम, ठीक है, दूसरी थी कुल्यवापम, ठीक है, कुल्यवापम, और तीसरी क्या थी, सारीवापम, ठीक है, खारीवापम, द्रोणवापम, कुल्यवापम और खारीवापम, ये तीन क्या थे इस काल में मापतौल की इकाई हैं। जैसे आजकल तराजू चलता, अब तो इलेक्ट्रिक तराजू आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो उस काल में मापक इकाइयां थी जिनसे कोई चीज मापी जाती थी, वो क्या होती थी, द्रोणवापम होती थी, कुल्यवापम होती थी और खारीवापम। वापम क्या हो गया, उस काल का शब्द हो गया माप के लिए, ठीक है। द्रोण, कुल्य और खारी, द्रोण, कुल्य और खारी क्या थी, मापन इकाइयां थी, ठीक है। भूमि किस प्रकार की थी, एक केदार भूमि थी जो कि सिंचाई वाली भूमि थी, सारी भूमि थी क्या थी, असिंचित भूमि, जहां पर सिंचाई नहीं होती थी, ठीक है। भौगिक कर कौन वसूलता था, भौगिक वसूलता था, और जो भूमि कर था उसे कौन वसूलता था, भागिक, ठीक है। आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भूमि कर था। दंडपाशिक कौन था, पुलिस अधिकारी था। देखो, संधि विग्रह कौन था, युद्ध और संधि विभाग का प्रमुख था। बलाध्यक्ष कौन था, सैन्य प्रमुख होता था, ठीक है। राजा का निवास स्थान कोर्ट कहलाता, अभी ये ईओ में प्रश्न पूछा जा चुका है। कालेश्वर ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर का उल्लेख एक ग्रामक के रूप में हुआ है, ये आपने फैक्ट ध्यान रखना है। राजधानी क्या थी इनकी, ब्रह्मपुर, और वेनसांग के अनुसार भी राजधानी क्या थी, ब्रह्मपुर थी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। विष्णुवर्मन और द्युतिवर्मन के जो जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, इन दोनों के द्वारा इसको उत्कीर्ण कराया गया, ठीक है। तो ये हो गया पौरव काल के संबंध में। और इनके जो कुल देवता थे, कुल देवता, ठीक है, पौरवों के कुल देवता, यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल देवता कौन थे, वीरणेश्वर स्वामी, वीरणेश्वर स्वामी, ठीक है। इनकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत। ऊपर ही हमने देखो, राजभाषा क्या होते हैं, जिसमें शासन के शासनादेश जारी होते हैं। जैसे हमारी राजकाज की भाषा कौन सी है, अभी उत्तराखंड की हिंदी, तो सारे शासनादेश वगैरह हिंदी में जारी होते हैं, ठीक है। दूसरे क्या है, संस्कृत है, तो संस्कृत में जारी होते नहीं, लेकिन हिंदी में ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ताम्र अभिलेख या फिर अभिलेख या फिर ऐसी चीजें उस काल में क्या होती थी, शासनादेश, जिसके माध्यम से राजा जनता को आदेश देता था, ठीक है। कागज था नहीं, तो ताम्र पत्र या फिर भोजपत्र, इन्हीं चीजों में लिखकर जो जनता है उसको आदेश दिया जाता। अब भोजपत्र में लिखेगा तो सबको एक एक पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए जो एरिया है, जगह है या फिर जिला है, उसके किसी एक
जो पॉपुलर स्थान वहाँ पर का होगा, जहाँ पर लगभग सब लोग जाते होंगे, उस काल में कोई उत्सव, मेला इत्यादि आयोजित होता होगा, वहाँ पर राजा महाराजा क्या करेंगे, उस सूचना को लिखवा देंगे, ठीक है, गुदवा देंगे दीवार पर या फिर किसी ताम्र पत्र में, ताकि लोग आएँ और उसको पढ़ लें, ठीक है। उस काल में राजभाषा इनकी क्या थी, संस्कृत थी। तो ध्यान रखिएगा, पौरवकालीन राजभाषा क्या है, संस्कृत है, ठीक है। लिपि क्या है, ब्राह्मी है। संस्कृत राजभाषा है, लिपि क्या है, ब्राह्मी है, ठीक है। देखो, तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि अल्मोड़ा में स्थित है और पौरव काल या फिर परतारका राजवंश से संबंधित है, और इनके जो कुल देवता है कौन है, वीरणेश्वर स्वामी। तो पौरव काल में इससे बाहर अब कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका एक ले लीजिए। देखो, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़नी चाहिए कि आप लोग फिजिकल के लिए तैयार नहीं है या फिर रिटर्न के लिए, ठीक है। यदि आप लोग 40 दिन में सिलेबस जो आपका है इसको खत्म करने की क्षमता रखते हैं, इसको पढ़कर एग्जाम निकालने की क्षमता रखते हैं, इतनी इच्छा शक्ति आपके अंदर यदि है, तो 20 दिनों में आप फिजिकल भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो निकाल सकते हैं। ज़्यादा टेंशन न लें, ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा चर्चा न करें, सीधा क्या करें, फोकस करें अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर, ठीक है। फिजिकल के लिए फोकस करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। 3 महीना भी मिलेगा तो आप 3 महीने में भी उतना ही करेंगे जितना आप 20 दिनों में कर पाएंगे, क्योंकि 3 महीने में आप 1 महीना तो सोचने में ही लगा देंगे कि फिजिकल शुरू कब से करें। तो अभी अगर आपके पास टारगेट है तो तुरंत जाओ, शुरू करो, कल से जाओ, आज से जाओ, शाम से। अभी क्लास देख रहे हो, शाम को जाओ, है ना। तो बिल्कुल भी आपने रुकना नहीं है, आपके पास जो अवसर है उसको दोनों हाथों से स्वीकार करिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको समय नहीं मिल रहा है, पर्याप्त है इतना, ठीक है। जो जिनका फिजिकल ठीक है वो आबकारी के लिए जाएं, जिनका उतना अच्छा नहीं है वो केवल क्वालिफाई करने को देखें, और जो परिवहन वाला है उसके लिए कम से कम तैयार रहें, और टेंशन ना लें, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि नहीं कर पाओगे। सब कुछ संभव है, कुछ भी कर सकते हो। बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। देखो, आज का जो आपका होमवर्क है, अप्रैल के दिवस, ठीक है, अप्रैल के दिवस। अब ये ना सोचें कि पेपर पीछे जाएगा, ठीक है। तो पेपर भी ऐसे सरप्राइज ही आपके लिए 31 जनवरी को ही पेपर हो जाएगा। इसी हिसाब से आप तैयारी करो, जितना दिन मिलेगा वो आपका बोनस है, ठीक है। अप्रैल के दिवस आपने याद करने हैं, उत्तराखंड के संस्थान आपने कर लिए। परीक्षा वाणी में जो बुकें दी हैं, परीक्षा वाणी में बुक्स दी हुई, ठीक है, आपने बुक्स पढ़नी है, सारी की सारी बुक्स आपने याद करनी है। कल भी इसके लिए समय मिलेगा। तो संस्थान आपने देख लिए होंगे, तो मैं जब भी आपका कल को मैं जो लाइव क्लास करूंगा, ठीक है, प्रश्न उत्तर वहां पर पूछूंगा, तो देखता हूँ आप लोग कितना आंसर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा वाणी बुक्स आपने करनी है। और इसके अलावा अप्रैल के दिवस हो गए, परीक्षा वाणी बुक्स आपने कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व, ठीक है, महान व्यक्तित्व। देखो, परीक्षा वाणी में लास्ट चैप्टर होगा महान व्यक्तित्व का, तो वहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है। जितना फैक्ट उसमें है, ठीक है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे द्वारा एक परीक्षा वाणी सीरीज करवाई गई है, परीक्षा वाणी सीरीज नहीं, महान व्यक्तित्व की सीरीज। तो उसमें 15, 20, 25 जितने महत्वपूर्ण है वो मैंने सारे करवा रखे हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए। उनके बारे में अन्य जो फैक्ट बनते हैं परीक्षा वाणी से अलावा भी डीपली बहुत वहां पर बता रखा है, ठीक है। तो उसको आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। अगर समय लगेगा तो हम इस क्लास में उनको करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि 40 दिन में समय मुझे नहीं लगता कि इतना हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, महान व्यक्तित्व आप वहां से देख सकते हैं, और यदि नहीं देखते हैं, परीक्षा वाणी में भी पर्याप्त है। वहां से आप लोग कम से कम 2 या 3 दिन का समय मैं आपको दूंगा उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व आपने पढ़ना है, पढ़ो उसको, 5 दिन पढ़ो, आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो। याद करने के नहीं, केवल पढ़ने की सोचो, बस पढ़ते पढ़ते स्वयं याद हो जाता है, ठीक है। परीक्षा वाणी आपने बुक्स देखनी है जो उसमें दे रखी है, अप्रैल के दिवस देखने, और पुराना रिवीजन जो कि अति महत्वपूर्ण है, रिवीजन करना है, ठीक है। और साथ ही अपने फिजिकल पे पर ही ध्यान देना है, ठीक है। फिजिकल के लिए भी सुबह उठो या शाम को जाओ, किसी एक टाइम अपना फिजिकल, मतलब ग्राउंड में जाओ, अपनी तैयारी करो। देखो, बैठने से कुछ नहीं होगा, हार मान लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसने हार मान लिया वो तो वैसे ही गया। जिसने जो अभी जज्बा दिखाएगा, थोड़ा लड़ने का जज्बा दिखाएगा, समझो वो अगले 6 महीने में ज्वाइनिंग कर लेगा। तो आपको उसमें आना है या नहीं आना है, ये आप स्वयं तय करेंगे, ठीक है। बाकी हम चर्चा करने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आयोग ने फैसला लिया है। हम चर्चा करें, केवल आपको मैं मैसेज करूँ, आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊँ ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। रोने से बेहतर है आप लोग कुछ करिए, ठीक है। रोने से कुछ नहीं होगा,
या फिर ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। आपको आगे बढ़ना है, उसके साथ ही चलना है, ठीक है? तो अपनी तैयारी जारी रखिए, बेहतर करिए। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, और अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक है? आत्मविश्वास रखिए स्वयं के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।